सपोज एक 15 साल का बच्चा या कोई एक 18 साल का बच्चा जी हमारे को पत्थर से फेंक के मार रहा है या हमारे को हुटिंग कर रहे हैं और हमारे हाथ में हथियार हैं, जी तो वो अशिक्षित है, मगर हम एक ट्रेंड सोल्जर हैं। यदि युद्ध में कोई हमारे को आमने सामने यदि उनका पाकिस्तान की फौज आके ललकारे, उसके पास हथियार है, अम्युनिशन है, गोला है, बारूद है, तो हमारे पास भी है। उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और देते हैं और देते भी आएंगे आगे भी। जी मगर एक 15 साल के बच्चे से, एक लेडीज से आप क्या, उसको तो आप सिर्फ क्षमा ही कर सकते हैं। वाह, जो कारगिल युद्ध था वो छद्म युद्ध था, धोखे से किया हुआ युद्ध था। अच्छा 1971, 62, 65 ये सब युद्ध आमने सामने के युद्ध थे। हमको पता है कि भाई मेरे को इससे लड़ना है। यहाँ तो पता ही नहीं किससे लड़ना है। कहीं भी कोई भी किसी भी विशेष समुदाय से कोई भी संबंधित व्यक्ति हो, यदि तीसरी मंजिल या चौथी मंजिल पे पत्थरों का ढेर लेके बैठा है और ऊपर से पत्थर मार रहा है जी बिल्कुल। और जो बंदा नीचे जो जवाब देने के लिए खड़ा है, यदि नीचे से ऊपर पत्थर फेंकेगा तो वहां तक पहुंचेगा क्या? 5वीं मंजिल पे, चौथी नहीं कर मंजिल सकेगा पे, वो, तीसरी। साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर गोवर्धन शर्मा जी। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। थैंक यू। और सूबेदार मेजर गोवर्धन शर्मा जी छत्तीसगढ़ के लाल हैं। छत्तीसगढ़ में उनका लालन पालन हुआ और सेना में उन्होंने 34 वर्ष तक सेवाएं दी। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे सेना के जवान 15 से 18 साल के बीच में सेवानिवृत्त होकर के यहाँ अन्य सेवाओं में लग जाते हैं, पर गोवर्धन शर्मा जी ने पूरे सेवा काल में आर्मी में ही बिताया और अलग अलग स्थानों में, कहीं 45 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर में तो कहीं -25 डिग्री से ज़्यादा ठंड में उन्होंने सेवाएं दी। तो आज उनके बारे में हम जानेंगे। ऐसे देश के सपूत और हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव गोवर्धन शर्मा जी, मैं आपका स्वागत फिर से करूंगा और धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई और किस तरह से आपका पहला अनुभव रहा और किस तरह से चयन हुआ आपका। जी, सबसे पहले मैं आपके स्टूडियो को और आपके पूरे स्टाफ को थैंक यू बोलता हूँ कि एक आर्मी पर्सन को आपने मेरे को कहाँ से मेरा परिचय निकाला और कैसे मेरे से संपर्क किया जी और कैसे मेरे को यहाँ इनवाइट किया और अपने माध्यम से मेरे को आपने बुलाया। तो इसका मैं पूरे स्टूडियो को, पूरे स्टाफ को और आपको जी दिल से धन्यवाद देता हूँ। जी थैंक यू। आपने जो सवाल किया कि मैं सेना में भर्ती कैसे हुआ, मेरे अंदर एक ये जोश कैसे आया, एक ललक कैसे जागी, तो बचपन में मैं नवापारा राजिम का एक निवासी हूँ। एक्चुअली धर्म नगरी है, त्रिवेणी संगम है, कुलेश्वर महादेव और राजीव लोचन की नगरी है। तो वहाँ पर हमारे एक एनसीसी के टीचर हुआ करते थे, इनके शर्मा सर, और एक एनसीसी के जो आर्मी से गढ़वाल रेजिमेंट के एक रायपुर से, सरस्वती नगर रायपुर से वो जाते थे वहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए बच्चों को। गढ़वाल रेजिमेंट के थे वो, रावत सर। तो उनकी जब मैं वर्दी देखता था और उनकी टसन, उनका फिगर और उनका टर्न आउट, उनके जूते की पॉलिश और कैप की वेयरिंग, तो मेरे को देख के ना बहुत जोश आता था कि यार मैं भी ऐसा बनूंगा करके। वाह। तो मैं उस ज़माने में साधन कुछ नहीं था। आर्मी क्या होती है, फौज क्या होती है, लोगों को ये नहीं पता था। यदि पता भी होगा तो सिर्फ इतना पता था कि जिसके घर में कुछ नहीं होता या जिसके घर में बच्चे ज़्यादा हैं वो फौज में जाते हैं या फिर फौज में शहीद होने के लिए जाते हैं। तो लोगों की मानसिकता खासकर छत्तीसगढ़ में कोई भी नहीं था। जब मैं 1988-89 में जब मैं भर्ती हुआ, तब मैं अपने पूरे तहसील का अकेला फौजी था। सिलेक्शन इतना टफ है आर्मी के अंदर कि आर्मी अपनी पोस्ट को खाली रख लेगी, मगर अपने प्रोटोकॉल से, अपने उसका जो स्टैंडर्ड है उसको कभी डाउट नहीं करेगी। हमारे आर्मी के अंदर इतनी अच्छी फैसिलिटी है जी कि लोगों को अभी एवर नहीं है, खासकर छत्तीसगढ़ में। मैं छत्तीसगढ़ शासन से अनुरोध करूंगा और यहाँ पर खासकर जो भूतपूर्व सैनिक जो आ रहे हैं रिटायर होके, अभी बहुत लोग भर्ती होने लगे हैं हमारे बाद। हमने भी लोगों को उत्साहित किया है कि आप आइए फौज में, देखिए और फौज की फैसिलिटी और देश की सेवा कीजिए और साथ में अपने परिवार की भी सेवा कीजिए, अपने नगर की सेवा कीजिए। तो लोग अभी बहुत रिटायर होके आ भी रहे हैं। जो पिछली पौध गई थी वो अभी आ गई जी। तो मैं उनसे सबसे ये अनुरोध करूंगा कि आप जहाँ भी हो, किसी भी मोहल्ले में हो,
अपने मोहल्ले के 10-5 बच्चों को आप इकट्ठा कीजिए और उनको अपने फ़ौज के अनुभव के बारे में बताइए, फ़ौज की फैसिलिटी के बारे में बताइए और कैसे भर्ती होते हैं जी वो बताइए। और यदि आपके पास समय है तो सुबह उनकी फिजिकल ट्रेनिंग दीजिए उनको। ये मैं उनसे गुजारिश करूंगा और निवेदन करूंगा। जी फौज में भर्ती होने के बाद मेरा जो ट्रेनिंग सेंटर था एसी में मैं भर्ती हुआ। मेरा ट्रेनिंग सेंटर था बेंगलोर के लिए जब मैं गया तो उस ज़माने में जैसे आज का जो ज़माना है कि एयर बैग है, ट्रॉली वाला बैग है और बस हाथ में पकड़े और धीरे से खींच के ले गए। तो उस ज़माने में बक्सा हुआ करता था जो सिर पे लादा जाता था। आज जैसे एसी है, एसी की फैसिलिटी है, 2 AC 3 AC स्लीपर कोच है ना जी। और लोग आजकल तो एयर से भी आ रहे हैं। फौजियों को तो अब आजकल बिल्कुल वो अथराइज कर दिया है, साल में एक बार कंसेशन कर दिया है हर जगह। और आज के जो जितने भी नई जनरेशन की जो हमारे फौजी जवान भाई हैं, अधिकारीगण हैं, सब एसी से आ रहे हैं और एयरपोर्ट से जा रहे हैं। तो उस जमाने में 3 टायर जो फट्टे वाली ट्रेन होती थी उसमें मैं बैठ के रायपुर से नवापारा से राजिम नवापारा से एक छोटी लाइन की एक ट्रेन चला करती थी। जी जी उस छोटी लाइन की ट्रेन में बैठ के मैं रायपुर आया और रायपुर से बैठ के कोई रिजर्वेशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हमारे को भर्ती दफ्तर जो रविशंकर यूनिवर्सिटी के पीछे हुआ करता है, जी अभी ये नया रायपुर आ गया है, ARO जिसको बोलते हैं, रिक्रूटिंग ऑफिस जी। तो वो पहले वहाँ हुआ करता था। जब हम यहाँ ऐसे फट्टे वाली सीट में बैठ के और वहाँ पर इतनी भीड़ रहती थी कि कभी पंछा फेंक के कभी रुमाल फेंक के अपनी जगह को आरक्षित किया जाता था। ये वो आरक्षित जगह नहीं मिलती थी तो बाथरूम के पास बैठ के आना पड़ता जी था। जी जी फौज में बहुत संघर्ष देखा है। फर्स्ट पोस्टिंग मेरी बेंगलोर हुई, ट्रेनिंग सेंटर मेरा बेंगलोर रहा। फर्स्ट पोस्टिंग मेरी अखनूर हुई। अखनूर जम्मू से 70-80 किलोमीटर दूर है और बिल्कुल घाटी पहाड़ियों के बीच में है, बसा हुआ है। अखनूर के बाद मेरी सेकंड पोस्टिंग हुई चंडीगढ़, पंचकुला। चंडीगढ़ के बाद जो मैं जानना चाहूँगा अखनूर कौन से वर्ष में आप गए? अखनूर में 90-91 में गया, जहाँ पर आतंकवाद चरम सीमा पे था। उस समय शर्मा जी क्या पत्थरबाजी भी हुआ करती थी? हाँ बिल्कुल, तो पत्थरबाजी हुआ करते आपको थे। उसको अनुभव हुआ होगा? मेरे को क्या उस समय के जितने भी जो रिक्रूटमेंट थे उन्होंने सबने ये अनुभव लिया है कि भाई आप यदि रोड से जा रहे हैं या आपका कार्रवाई का काफिला जा रहा है तो आपको हुटिंग होती थी, पत्थर से वो किया जाता था। और हिंदुस्तान फौज, आर्मी, इंडियन आर्मी के अगेंस्ट में नारे लगाए जाते थे। नफरत थी मतलब हमारी फौज से वहाँ के लोगों को, और पत्थरों का सामना आप लोग करते थे, लेकिन कभी पलट करके सेना ने उन पर वार नहीं किया, ऐसा हमको सूचना मिलती थी। क्या ऐसा है? इस विषय में मैं आपको एक छोटी सी बात ये कहूँगा कि सपोज एक 15 साल का बच्चा या कोई एक 18 साल का बच्चा जी हमारे को पत्थर से फेंक के मार रहा है या हमारी वर्दी पे स्प्लिट कर रहा है जी जी या हमारे को हुटिंग कर रहा है और हमारे हाथ में हथियार हैं जी, तो वो अशिक्षित है, मगर हम एक ट्रेंड सोल्जर हैं, इंडियन आर्मी के हम एक जिम्मेदार सिपाही हैं, सैनिक हैं। वाह तो एक सैनिक का जो आचरण है कैसा होना चाहिए? वाह। यदि युद्ध में कोई हमारे को आमने सामने यदि उनका पाकिस्तान की फौज आके ललकारे, उसके पास हथियार है, अम्युनिशन है, गोला है, बारूद है, तो हमारे पास भी है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और देते हैं और देते भी आएंगे आगे भी। जी जी। मगर एक 15 साल के बच्चे से, एक लेडीज से आप क्या, उसको तो आप सिर्फ क्षमा ही कर सकते हैं। वाह। और बर्दाश्त करने की ताकत भी हमको सिखाई जाती है कि आर्मी के अंदर आप टॉलरेट करना, सहनशीलता। जी जी। तो हम सभी लोगों ने सहनशीलता का परिचय दिया। अखनूर में इस दौर का सामना करने के बाद फिर आप राजस्थान आए? नहीं, मैं चंडीगढ़ आया। चंडीगढ़ आए जी, वहाँ पर ओप पराक्रम जी जी। और मतलब फौज में तकरीबन क्या है 2 साल का टर्नओवर रहता है। जी जी। मैंने 34 साल की नौकरी में 15 से 16 ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि 2-2 साल वही टर्नओवर गिनती करके। जी जी। तो वहाँ पर कुछ क्या है, गवर्नमेंट रक्षा मंत्रालय या हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से सबको डायरेक्शन ये है कि बंदा कुछ दिन फील्ड में रहेगा, कुछ दिन एल्टीट्यूड में रहेगा 2 साल, और फिर वो पीस में आ जाएगा। फील्ड से पीस और पीस से फील्ड। क्यों? क्योंकि आदमी की जो मानसिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, बच्चों से दूर रहना, छुट्टी की समस्या। एक फौजी 8-8 महीने 9-9 महीने पुराने टाइम में छुट्टी नहीं आता था। आजकल फैसिलिटी गवर्नमेंट ने ये कर दी है। गोवर्धन भैया, इसमें मैं एक सवाल और था मेरा कि आप सूबेदार मेजर जी के डायरेक्ट पोस्टिंग हुई कि प्रमोशन? नहीं, मैं नीचे से ऊपर प्रमोशन होते हुए सूबेदार मेजर बनता है। जैसे एक लेफ्टिनेंट
एक जनरल साहब बनता है, वैसे एक सिपाही सूबेदार मेजर बनता है। तो विभागीय परीक्षा होती है क्या आंतरिक रूप नहीं, से? पूरा फिजिकल भी होगा, रिटन भी होगा, और आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा आर्मी के अंदर? हाँ, आर्मी के अंदर ही, आर्मी के ऑफिसर और ही फिर उसको प्रमोशन लेंगे। मिलता है? और उसके बाद बोर्ड ऑफ ऑफिसर होते हैं, उसके एक कमेटी बैठती है, जो एलिजिबल होगा वही आगे जाएगा, अदरवाइज वो आगे नहीं जाएगा। तो सूबेदार मेजर के रूप में आपका मुख्य काम क्या रहता था? एडमिनिस्ट्रेशन देखना जी। एक बटालियन के अंदर एक फुल कर्नल साहब, सीओ साहब जिसको बोलते हैं, कमांडिंग ऑफिसर साहब, जी। और वो सीओ साहब यूनिट के ऊपर कमांड करते हैं, और कंट्रोल एक सूबेदार मेजर साहब करता है। अच्छा। एक पूरी बटालियन को। तो बटालियन को लेकर के आपको दुर्गम इलाकों में जाना पड़ता था? सभी तो आपका जहाँ एक जिस भी बटालियन में जो भी सूबेदार मेजर रहेगा वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा, जो चार्टर ऑफ ड्यूटी है उसकी। तो आपका एक बहुत साहसिक आपकी पोस्टिंग जो साहसिक अभियान से जुड़ी थी, तवांग दवांग की तरफ आप गए थे। मैं उस बर्फीले इलाके में, तो वहाँ एक छत्तीसगढ़ के जलवायु में रहने वाले आप वहाँ का सामना कैसे किया और किस तरह से वहाँ पे आपको सेवा करने का अवसर मिला, बताना चाहेंगे? फौज की जो ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग होती है जो फौज बंदे को इतना चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त बना देती है, उसकी मानसिकता से लेके उसके शारीरिक आवरण को, कि वो हर परिस्थितियों में अपने आप को ढाल सकता है। वाह। और मेडिकल ग्राउंड से आदेश ये रहता है कि यदि आपको 5000 फीट पे चढ़ना है, 3000 फीट पे चढ़ना है, 2000 फीट के ऊपर चढ़ना है, जी। तो आपका हर 100 किलोमीटर पे, अब कुछ ऐसा हर जगह ट्रांजिट कैंप बनाए हुए हैं। अच्छा। वहाँ जवान का क्लाइमेटेशन होता है। अच्छा। जवान को वहाँ 1 दिन 2 दिन 3 दिन वहाँ स्टे किया जाता है। प्रॉपर उसका डेली मेडिकल चेकअप होता है, सुबह और शाम, उसका बीपी, पल्स। यदि वो ऊपर और हाइट में चढ़ने के लायक है तभी उसको डॉक्टर साहब अनुमति देंगे, जो कि आर्मी के मेडिकल ऑफिसर होते हैं। जी जी। वही उनको परमिशन देंगे। यदि वो मेडिकल अनफिट होता है तो उसको कुछ दिन और स्टे किया जाएगा, ताकि उसकी बॉडी उस क्लाइमेटेशन को, उस टेम्परेचर को आत्मसात कर सके। वाह। उस वातावरण में उस वातावरण में रहने के लिए उसकी अभ्यस्त जो हो सके, मानसिक स्थिति एकदम स्ट्रांग हो जाए, और शरीर को भी स्ट्रांग हो जाए, और मानसिक स्थिति को भी, मेरे को वहाँ रहना है। आपके कार्यकाल के दौरान में जी एक बड़ी घटना हुई कारगिल की, जी, तो आप उसके भी साक्षी रहे हैं। जी। तो कारगिल की युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुई, आप बताना चाहेंगे? ये कारगिल युद्ध तो मैं क्या अकेला साक्षी हूँ, पूरा अपना भारत देश साक्षी है। जी जी। ये अपना जो युद्ध है, युद्ध बड़ा भीषण, विभत्स और दर्दनाक होता है, जिसमें कई परिवार उनकी भी तरफ से और हमारी भी तरफ से, दुश्मन की तरफ से भी जी। और अपनी तरफ से भी हताहत होते हैं, सैनिक हताहत होते हैं, उनका परिवार पूरा लूट जाता है, मोहल्ले वाले गमगीन हो जाते हैं, देश गमगीन हो जाता है। जी जी जी। और आर्थिक दबाव भी बहुत पड़ जाता है। जी। यदि एक युद्ध के अंदर युद्ध होता है तो आदमी को पता है कि मेरे को इससे लड़ना है, जी। आमने सामने की लड़ाई होती है। जी। जो कारगिल युद्ध था वो छद्म युद्ध था, धोखे से किया हुआ युद्ध था। अच्छा। 1971, 62, 65 ये सब युद्ध आमने सामने के युद्ध थे। हमको पता है कि भाई मेरे को इससे लड़ना है। यहाँ तो पता ही नहीं किससे लड़ना है। अच्छा। ऊपर में एक बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ हैं, और वहाँ से दुश्मन पोस्टों को कैप्चर करके बैठा है, प्रॉपर हथियार आमनेशन लेके, और ऊपर से नीचे कोई बंदा पत्थर फेंकेगा तो कितनी मजबूती से और कितने ताकत न्यूटन के सिद्धांत से आएगा कि धाड़ से गिरेगा। नीचे से ऊपर फोर्स जाएगा, ना कि ऊपर से नीचे जाएगा। बिल्कुल चोटी पे टॉप 90 डिग्री, 80 डिग्री, 70 डिग्री में हमारी हर चोटियों पे कब्जा कर चुके थे। अच्छा, ये पता कैसे लगा? ये पता एक पहले से दोनों देशों के बीच में ये समझौता था कि ठंड के टाइम में, सर्दी के टाइम में जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो जाती है तो अपनी अपनी पोस्ट से दोनों सेना वापस आ जाए। नहीं, वापस नहीं आती, वहीं रहेगी, थोड़ी दूरी बना के रहेगी। क्यों? अच्छा। क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट है और बहुत ज़्यादा ठंड है। ना उनकी पोस्ट पे बंदा रहेगा, ना हमारी पोस्ट पे रहेगा। तो कुछ दिन जब ज़्यादा ही ठंड पड़ गई और ज़्यादा बर्फ़ गिर गई तो पोस्ट हमारी नीचे वाली पोस्ट में आ गई। अच्छा। जी। स्टेप बाय स्टेप पोस्ट रहती है, उस पोस्ट से थोड़ा नीचे आ गई। तो वहाँ पर एक कोई गडरिया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो अपनी उनकी एक बकरियां गुम हो गई थी, तो बकरियों को ढूंढते हुए वहाँ गया था। तो उसने देखा कि इस टाइम में तो इनको यहाँ नहीं रहना चाहिए, आर्मी वालों को जी, ना तो हिंदुस्तान वालों को रहना चाहिए, ना पड़ोसी देश को रहना चाहिए, मगर ये हैं, क्यों हैं? तो उसने आके नीचे किसी एनसीओ साहब को बताया। अच्छा। एनसीओ साहब ने फिर अपने अधिकारी को बताया, प्लाटून कमांडर को बताया। प्लाटून कमांडर ने कंपनी क्योंकि फौज के अंदर थ्रू प्रॉपर चैनल काम होता है। जी। कंपनी कमांडर को बताया, कंपनी कमांडर ने
ट्वाइस आपको बताया, ट्वाइस सीओ साहब बताया, सीओ साहब ने आर्मी हेडक्वार्टर तक खिलाया, सब जगह ये फिर वायरल हो गया कि भाई ये बैठे हैं और इनका मकसद, इनकी नीयत सही नहीं है। अच्छा। फिर आर्मी ने एक्शन लिया और मुंह तोड़ जवाब दिया इतनी, और उसमें इतने लोग अपने हताहत नहीं होने चाहिए थे जो हो गए, कारण सिर्फ चोटी का है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आज के परिवेश में कहीं भी कोई भी किसी भी विशेष समुदाय से कोई भी संबंधित व्यक्ति हो, यदि तीसरी मंजिल या चौथी मंजिल पे पत्थरों का ढेर लेके बैठा है और ऊपर से पत्थर मार रहा है जी बिल्कुल, और जो बंदा नीचे जो जवाब देने के लिए खड़ा है, यदि नीचे से ऊपर पत्थर फेंकेगा तो वहां तक पहुंचेगा क्या? पांचवी मंजिल पे, चौथी मंजिल पे, तीसरी। बस इस स्थिति को मैं इस उदाहरण से आपको समझाया हूं। अब आप समझ जाइए, इस स्थिति में हम लोगों ने, भारतीय सशस्त्र सेना ने जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है वो सराहनीय है, जिसकी पूरे विश्व में सराहना हुई। वाह। तो ये जो युद्ध था, छद्म था जी, और सेना ने 90 डिग्री की चढ़ाई चढ़ के जी, उन पोस्ट पर अपना कब्जा फिर से वापस किया। जी, अच्छा, ये गोवर्धन भैया, जैसे वहाँ से युद्ध हुआ, जी, उसका शांति कायम हुई, जो भी हुआ, हमारे बहादुर सैनिकों की शहादत में बड़े सम्मान से कार्यक्रम हुए। आप के सीने पर भी बहुत अच्छे ये मेडल्स हैं, जी। तो इसकी क्या कहानी होती है, इसका क्या वर्णन होता है, जी, किस तरह से लगाए जाते हैं ये आप जिस ऑपरेशन में रहे हों, जिस अच्छा। कमांड में रहे हों, जी, जिस सेक्टर में रहे हों, लेंथ ऑफ सर्विस है, ये सब मेडल उस हिसाब से लगते उस हिसाब से लगते, जैसे सर्विस बढ़ती जाती है आपका, जिस ऑपरेशन में आप रहे हो उस हिसाब से ये मेडल मिलते जाते हैं। जैसे 9 ईयर सर्विस, अच्छा, 15 ईयर सर्विस, 18 ईयर सर्विस, 24 ईयर सर्विस, अच्छा अच्छा, लॉन्ग सर्विस मेडल बोला जाता है इसे। और जैसे युद्ध में या बॉर्डर में संघर्ष किया है या मिलिटेंट से लड़ते रहे, आतंकवादियों से लड़ते रहे, तो उसका भी अलग से मिलता है क्या? हाँ, नहीं उसका ऐसा तो मेरी नॉलेज में नहीं है। अच्छा। हाँ, यदि परमवीर चक्र योद्धा है तो उसका अलाउंस वगैरह उसको जरूर मिलता होगा। तो आप ठंडे तापमान में भी जी, सेवाएं देते रहे और फिर रेगिस्तान के इलाके में भी रहे, जी, राजस्थान की सीमा पे भी आप रहे, जी। वहाँ का कोई संस्मरण आप बताना चाहेंगे कि कई बार ऐसे छद्म आक्रमण होते रहते हैं, तो क्या ऐसा कोई सामना हुआ, कोई ऐसा संस्मरण हो? नहीं, राजस्थान जो बॉर्डर में शायद 97-96 में जोधपुर पोस्टिंग थी मेरी। जी, तो हमारी जो पलटन थी, हमारी जो बटालियन थी, तो हम एक्सरसाइज के लिए वहाँ जाते थे, युद्धाभ्यास के लिए। जी, जी, तो वहाँ जोधपुर से आगे पोखरण, ढेचू, लाठी, रामदेवरा, बीरमदेवरा, लुंगेवाला, और लुंगेवाला से लास्ट एक तनोट राय है करके, तनोट करके एक जगह है, तनोट, जहाँ पर तनोट माता का बहुत भव्य मंदिर है। राजस्थान की सीमा में है, राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डर अच्छा, पे ही है। जी जी जी, जहाँ पर सिविलियंस आ नहीं जा सकते, यदि जाना है तो बिल्कुल आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, तो वहाँ पर सन 1971 के युद्ध में, वहाँ जब पाकिस्तान की तरफ से गोले बारूद बरसाए गए थे, तो वहाँ पर एक अपनी बहुत अच्छी धार्मिक आस्था है जो सच है, जिसको मैंने अपने प्रत्यक्ष आंखों से देखा है। अच्छा, कि वहाँ आज भी पाकिस्तान के गिराए हुए गोले अभी भी सजा के रखे हुए हैं, फटे लाल नहीं, कलर नहीं, वो भ्रष्ट नहीं हुए। वाह, ये सिर्फ माता की चमत्कार था। तो आज तक उस जगह पे माता का मंदिर छोटा सा था पहले, बताते हैं, मैंने दर्शन किया, अभी तो बहुत भव्य है वो। क्या नाम है माता जी का? तनोट राय माता जी। तनोट राय माता जी, जो प्रसिद्ध है, यूट्यूब में आप कहीं भी उनको सर्च कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, गूगल में देख सकते हैं। तो वहाँ के मंदिर की देख रेख अपने आर्मी के वो आर्मी वाले, पूरे उनका बीएसएफ और आर्मी की व्यवस्था है पूरी, सुबह से लेके श्रृंगार करना, पूजा पाठ, मंदिर की साफ सफाई, रख रखाव, आरती, और फौज के अंदर जितना भी प्रसाद वितरण, वहाँ जितने भी फौज है बॉर्डर पे, सबको प्रसाद पहुँचेगा माता का। वाह, सिपाही से लेके जनरल साहब तक जो भी वहाँ जाएगा, तो आर्मी देखती है व्यवस्था उसकी। आप इतने चुनौतीपूर्ण कामों में लगे रहे गोवर्धन भैया, जी, तो आपको ईश्वर की शक्ति मिलती रही, आपकी आस्था क्या कहती, क्या इस हर मोड़ पर क्या उस परमात्मा का और उस ईश्वर का आप धन्यवाद देना चाहेंगे? जी, आपकी गहरी आस्था भी रही है। जी। नहीं, आस्था तो सबका अपना व्यक्तिगत विषय है, और मेरा भी अपना व्यक्तिगत है, आपका भी अपना व्यक्तिगत है। आस्था होनी चाहिए। जी, आस्था और विश्वास एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि आस्था विश्वास नहीं रहेगा तो ये फौज क्या है, कच्चे धागे से बंधी हुई है। अच्छा, विश्वास के ऊपर बंधी हुई फौज। एक सिपाही को, एक सीओ साहब को अपने सिपाही के ऊपर बहुत भरोसा है। भरोसा मतलब आस्था है, विश्वास है जी जी, कि ये लड़का मेरे साथ है। हम सैल्यूट मारते हैं, सैल्यूट का मतलब है ये
मतलब मेरा हाथ तेरे साथ, वो भी सैल्यूट का जवाब सैल्यूट से देगा। तो आपके बटालियन में एक बार में कितने जवान रहते थे? एक बटालियन की नफरी मैं आपको डिस्क्लोज कैसे कर दूं, मतलब अच्छा, बहुत ज़्यादा रहते अरे थे। बहुत ज़्यादा रहते हैं। और सब उनका छुट्टी का मैनेजमेंट, अच्छा अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब देखना एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। लोगों की भावनाओं को समझना, जी यूनिट को संभाल के रखना। जी सीओ साहब का बहुत अहम योगदान रहता है। हर मतलब एक सीओ साहब अपनी बटालियन के अंदर एक सिपाही को जो नया रिक्रूट होकर आया है जी बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखते हैं। वाह आज मतलब आर्मी मतलब यूनिट, यूनिट मतलब यूनिटी, एक इकाई, एकता, एक जैसे एक। वहाँ कोई जात धर्म, कोई किसी से मजहब से कोई मतलब नहीं है। आर्मी के अंदर आपको शायद लोगों को पता नहीं होगा, आर्मी के अंदर रिजर्वेशन नहीं है। बहुत लोगों को पता है और कई लोगों को पता भी नहीं है। वाह आर्मी के अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है। जो फिट है वो हिट है। वाह प्रॉपर मापदंड में उतरेगा तभी हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो भी आर्मी में मेजर है वाह और बढ़िया है। मैं अब पूरे अपने छत्तीसगढ़ के निवासियों को ये बोलना चाहता हूँ कि एक बच्चा तो जरूर फौज में दो। क्यों? क्योंकि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में आप घर घर में फौजी मिलेंगे आपको। अच्छा ये छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलता है। अच्छा क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि फौज के अंदर फैसिलिटी अभी इतनी बढ़ गई है। 7th पे कमीशन के बाद बहुत अच्छी तनख्वाह है, मेडिकल फैसिलिटी है, AC2 का आपको वारंट मिलता है, प्लेन की एयर टिकट मिलती है, पूरी मेडिकल सुविधा फ्री है, अच्छे अच्छे कमांड हॉस्पिटल हैं। पहले क्वार्टर नहीं हुआ करते थे आर्मी के अंदर, अभी जैसे आज सब कुछ है। अभी जैसे एक अग्निवीर का चल रहा है जी। तो ये कुछ नियुक्तियों में अंतर आया क्या अग्निवीर का, कि रेगुलर जैसे आर्मी के लोग पहले आप गए? मैं बहुत अच्छी बात पूछी आपने अवस्थी जी। ये अग्निवीर इतनी अच्छी और सशक्त योजना है और जो भी गवर्नमेंट है जी मैं उसको सराहना देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ये बहुत आगे की प्लानिंग है। अच्छा जो मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये मेरा व्यक्तिगत मेरी भावना है। मैं समझ रहा हूँ। किस तरह से समझाना चाहेंगे इसको? मैं इसको इस तरह से समझाना चाहूँगा कि आर्थिक बोझ अपनी भारत सरकार के ऊपर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप इस परिक्षेत्र में देखें कि पेंशनर बढ़ रहे हैं। अच्छा पेंशन का लोड गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है। भाई सर्विस करोगे तो नौकरी भी खत्म होगी और नौकरी खत्म होगी तो आपको पेंशन मिलेगी। जी जी इसी रूल रेगुलेशन के ऊपर ही आप भर्ती हुए थे जी जी और गवर्नमेंट दे रही है। जी पहली बात क्या है, अग्निवीर 4 साल के लिए सरकार ने वो किया है, रक्षा मंत्रालय ने। जी 4 साल में यदि जवान अच्छा, मैं बताया था ना कि क्राइटेरिया, प्रमोशन क्राइटेरिया पास कर जाता है, वो सिपाही से नायक बन जाएगा, हवलदार बन जाएगा, नायब सूबेदार बन जाएगा, सूबेदार बन जाएगा, सूबेदार मेजर बन के लास्ट रिटायर होगा। जी जी यदि उस बच्चे को नहीं करना है, सिविल में आएगा और आपको सिविल के अंदर सिविलियन को क्या मिलेगा? एक ट्रेंड सोल्जर मिलेगा। उसका टर्नआउट इतना अच्छा रहेगा, हेयर कट इतना अच्छा रहेगा, ड्रेस की वीयरिंग बहुत टॉप क्लास की रहेगी, शूज़ पहनेगा, प्रॉपर लड़कियों को भी इज्जत से देखेगा, डिसिप्लिन समाज में। और सबसे बड़ी बात, वो भ्रष्टाचार का विरोधी होगा, भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देगा किसी भी जगह। क्योंकि वही लड़का 4 साल की नौकरी करने के बाद रेलवे में लगेगा, बैंक में लगेगा, पोस्ट ऑफिस में लगेगा, कलेक्टर ऑफिस में लगेगा, प्रशासनिक अधिकारी बनेगा। तो वो क्या है, भ्रष्टाचार धीरे धीरे कटेगा। जी 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 है ना? भ्रष्टाचार में बहुत अच्छी रोकथाम होगी और एक आपको ट्रेंड सोल्जर मिलेगा, सिटीजन मिलेगा और बड़ी पौध में लोग आएंगे। हर जगह फौजी आपको नजर आएंगे। फॉरेन में तो कई देशों में तो ऐसा है कि आपको 11वीं पढ़ना है और आपको कंपलसरी फौज में जाना, चाहे आप बिजनेसमैन हो अच्छा के बच्चे हैं या आप सर्विस क्लास के बच्चे हैं। वो मतलब बिल्कुल जैसे अपने एनसीसी, कई जगह कॉलेजों में या स्कूलों में प्रिंसिपल साहब का आदेश रहता है 100% बच्चे एनसीसी लेंगे। जी वैसे ही विदेशों में ऐसा है। तो अग्निवीर बहुत अच्छी योजना है जी जी और आपको अच्छी पेमेंट है, 40,000 रुपये आपको तनख्वाह मिल रही है। और जब आप 4 साल के बाद आओगे आपको 12-13 लाख रुपए, 14 लाख रुपए नगद गवर्नमेंट देगी, जो उनका बना हुआ है। उस 13-14 लाख में आप कहीं भी काम करोगे। और आपकी उम्र कितनी रहेगी? मात्र 22 साल। 18 साल में आप जा रहे हैं, 19, 20, 21, 22 साल में आप फिर, और आपको रिजर्वेशन मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी भर्तियां हैं अच्छा उसमें आप एलिजिबल रहोगे आप। ये बहुत अच्छी योजना है भाई। बहुत अच्छी योजना है। अभी आप राजिम में ही रहते हैं जी। नयापारा में जी। तो वहाँ पे सामाजिक रूप से आप युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं, ऐसी हमें जानकारी मिली है। जी। तो उन्हें क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं, आप बताएं ताकि हमारे देखने वाले युवा दर्शक भी आपसे प्रेरित हों। जी। राजिम में एक पांडेशाला हरियर स्कूल है। जी स्कूल है जी तो वहाँ के एनसीसी अफसर हैं मिस्टर सागर शर्मा। जी।
तो जब मैं रिटायर होके आया तो मेरे पास आया, बोले भैया ये मैं चाह रहा हूँ एक अपन एकेडमी खोलते हैं, यहाँ पर कोई एकेडमी नहीं है। जी। मैं बोला बिल्कुल, मेरे से क्या मदद चाहिए बताइए, मैं दूंगा। बोले भैया बस आप आइए और बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए और मोटिवेट कीजिए। वाह। तो मैं बोला बिल्कुल निःशुल्क। हमने गांव-गांव से बच्चों को एडवर्टाइजमेंट किया। वो तो स्कूल में थे ही, सागर शर्मा जी एनसीसी के टीचर थे। जी जी। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, 149 बच्चों ने हमारे पास रजिस्ट्रेशन कराया और 149 बच्चे जो राजिम के पुल में दौड़ते थे, जी। तो लोग देखते थे कि भाई मतलब क्या हो रहा है यहाँ के लिए एक अजूबा सा था, कभी देखा नहीं किसी ने। ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, कैसे मतलब बच्चों से बात की जाती है, कैसे उनको इंथ्रीज में फॉलिंग किया जाता है, कैसे टोली बनाई जाती है, कैसे एक मतलब बायां पैर उठेगा तो सबका ही बायां उठेगा, तो कितनी अच्छी लय बनती है, बायां दहिना इस तरह से। तो इतना अच्छा लगता था और हमने बच्चों को वहाँ ट्रेनिंग दी। कई बच्चे अग्निवीर में सेलेक्ट हुए, पुलिस में हुए, आर्मी में हुए, नेवी में हुए। जी। तो बड़ा सराहनीय प्रयास है आपका। अभी लगातार कर रहे हैं आप? हाँ जी, अभी एक बैच निकल गया है, अभी दूसरा बैच हम देंगे ट्रेनिंग। अभी नहीं दे रहे हैं, अभी देंगे हम ट्रेनिंग। आप सैनिक कल्याण बोर्ड से भी जुड़े हैं जी। इसका क्या काम रहता है और आप किस पद में हैं वहाँ पे अभी? नहीं, मैं अभी कोई सर्विस नहीं कर रहा हूँ। मैं बस सिर्फ समाज सेवा कर रहा हूँ और अपना खेती बाड़ी कर रहा हूँ। जय जवान और जय किसान के नारे को मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी नौकरी पूरी कर ली। 34 साल, एक सिविलियन भी एक 34 साल के लगभग ही नौकरी करता है। बिल्कुल। कोई टीचरशिप में जाता है तो इतनी तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होते होते उसकी उम्र 27-28 साल हो जाती है। हम कम एज में भर्ती हुए तो जल्दी रिटायर हो गए। नहीं, एक रिटायर्ड सैनिकों का संगठन बना है ऐसा? हाँ, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद। पूर्व सैनिक। हाँ, उनका मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जी। कर्नल हरेंद्र त्रिपाठी साहब जो IIM नया रायपुर में डायरेक्टर के पद पे हैं जी। वो हमारे अध्यक्ष हैं। और हर ज़िले में हम लोग जितने भी, हमारा उद्देश्य यही है कि हर ज़िले में हमने एक जिलाध्यक्ष बना रखा है। बालोद, धमतरी, कांकेर, कुरुद, कुरुद, धमतरी और आपका कोंडागांव, और दंतेवाड़ा, जी जी, दुर्ग, हर जगह हमारे मतलब संगठन में सब जितने सदस्य हैं, अध्यक्ष पदाध्यक्ष सब हमने बना रखे हैं। वो हर जिले में ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ रायपुर में कमल विहार में रोज़ निःशुल्क ट्रेनिंग होती है। अच्छा। यहाँ भी 100-150 बच्चे रोज़ आ रहे हैं। लड़कियाँ भी आ रही, लड़के भी आ रहे हैं। ट्रेनिंग के अलावा और क्या संगठन करता है? संगठन भूतपूर्व सैनिकों को यदि कोई समस्या हो, उनके पारिवारिक समस्या हो और उनको रिजर्वेशन में या कोई प्रशासनिक दबाव की वजह से कभी कोई समस्या आ रही है वो, और DGR की जो भर्ती होती है रिटायरमेंट के बाद, उनमें उनको मदद करना। अच्छा। और उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई कुछ ऐसा मोटिवेशन करना, छोटे मोटे काम जो सामाजिक काम है, पौधे लगाना, पेड़ लगाना। आपने बड़ा सम्मानजनक यात्रा पूरी की है सेना की शर्मा जी। तो मैं चाहूँगा कि जाते जाते हमारे युवा साथियों को कुछ बातें अपनी तरफ से कहते हुए जाएं। जी। कहना तो मतलब दिल से यही है कि यार जो देश में आजकल माहौल चल रहा है ना, ये मतलब जब टीवी खोलो तो देख के बड़ा मन व्यथित हो जाता है। जी। सच्चाई है ये। और लोग पता नहीं इस बात को कब समझेंगे। लोगों को समझना चाहिए। बस मैं इतना मतलब कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ कि मतलब सबसे पहले आप इंडियन बनो, हिंदुस्तानी बनो। बहुत बड़ी बात। पार्टीबाजी को मत देखो। जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। वाह। आप किसी भी कास्टिजनिज्म से हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी संगठन के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, आप कोशिश करो कि सबसे पहले आप इंडियन हो, हिंदुस्तानी हो। वाह। तो इस दिन आप जो समझ जाएंगे, आज हमारी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हो गई है। देश का नाम मतलब आज तीसरे नंबर पे आने वाला है विश्व में। जी जी हैं जी। हमारे जो नेता बाहर जाते हैं, कितना सम्मान मिल रहा है, सब देख रहे हैं जी। तो उसको देख के उसकी मतलब प्रतिष्ठा को आप लोग धूमिल मत कीजिए, ये मेरा निवेदन है। आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा शर्मा जी। और आशा करते हैं साथियों कि आपको शर्मा जी की बातों से प्रेरणा मिलेगी। आप सबका बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू।